अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जैसा कि आप जानते हैं संडे है और मैंने कमेंट्स के रिस्पांस करने हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए तो इन्फॉर्मेटिव होने ही वाली है जिन्होंने कमेंट्स किए हुए हैं, लेकिन उन लोगों के लिए भी उतनी ही इन्फॉर्मेटिव है जिन्होंने कमेंट्स नहीं भी किए हुए, क्योंकि बहुत से बैंक से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप लोगों के माइंड में होते हैं और आप क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए भी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इनमें से बहुत से क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे भी रिलेट करें। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। सबसे पहले है जी मुबीन गुल का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। और आपकी गुड़िया, उम्मीद है सब अच्छा होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी भी ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मैंने 2 पर्सनल करंट अकाउंट ओपन करवाए हुए हैं, एक अल्फला में और दूसरा दुबई इस्लामिक में। मैंने अपनी सेविंग के लिए ये अकाउंट ओपन करवाए हुए हैं। मैं इसमें कितनी सेविंग कर सकता हूँ जिससे मेरी इन्फॉर्मेशन एफबीआर को ना जाए? और मैंने सुना है बैंक सिर्फ पर्सनल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन एफबीआर को सेंड करता है, बाकी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन सेंड नहीं करता एफबीआर को। तो क्या ये बात ठीक है? सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि बहुत ही ज़्यादा कोई जेन्युइन केस हो, उस सिनेरियो में बैंक जो है वो आप लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आगे कोर्ट या एफबीआर तक पहुंचाता है, अदरवाइज़ नहीं पहुंचाता है। और आपके इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है कि आप 1 लाख 2 लाख करके जो है अपनी सेविंग कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपने सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बैंक में क्या जमा करवाया हुआ है। अगर तो आपने 25-30 हज़ार पे सैलरी मेंशन करवाई हुई है और आपकी जो सेविंग है वो मिलियंस में होगी, तो ज़ाहिरी बात है कि हो सकता है बैंक की तरफ से आपको 1-2 कॉल्स आ जाएं, लेकिन उस सिनेरियो में भी आपकी इन्फॉर्मेशन आगे एफबीआर तक नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसके बिहाफ पे आपने जो है वो अपनी सेविंग करनी है। और आपको मैं ये चीज़ ऑलरेडी पिछली कमेंट्स रिस्पॉन्स की वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिसेंट ट्रैवल का है, बैंक में पैसे जमा हो गए हैं, ये कैसे पता चलेगा? इस पर हमें गाइड कर दें। वो मैसेज पर ओटीपी आएगा या कैसे पता चलेगा? देखें, जब अगर तो आपकी एसएमएस सर्विस एक्टिवेट है तो आप जब भी डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं, अपने अकाउंट में कोई भी पैसे जमा करवाते हैं या निकलवाते हैं, तो आपको आपके नंबर पे बैंक की तरफ से मैसेज रिसीव हो जाता है। लेकिन अगर आपकी एसएमएस सर्विस एक्टिवेट नहीं है तो आप अपने अकाउंट का बैलेंस हेल्पलाइन पे कॉल करके भी कंफर्म कर सकते हैं, ब्रांच में विजिट करके भी कंफर्म कर सकते हैं। अगर ब्रांच विजिट नहीं करना चाहते तो ब्रांच के पीटीसीएल नंबर पे भी कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है, अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप एटीएम कार्ड के ज़रिए एटीएम मशीन के थ्रू भी अपना बैलेंस और लास्ट 5 ट्रांजेक्शन्स जो है वो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी एहसन अली का। क्या फ्रीडम अकाउंट और एटवर्क अकाउंट्स एक सीएनआईसी नंबर से बन सकते हैं? मैंने दोनों अकाउंट्स ओपन करवाना चाहूँ, हो सकते हैं या नहीं। देखें, जो एचबीएल का एटवर्क अकाउंट है ना, वो बेसिकली आपका कंपनी की तरफ से ओपन करवाया जाता है एज अ सैलरीड पर्सन। यानी कि एटवर्क अकाउंट बेसिकली होता क्या है, अगर आप एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी में, तो बैंक वाले क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं जिसमें सैकड़ों एम्प्लॉयज़ होते हैं, 100, 150, 300 जितने भी हैं, तो वो क्या करती है कि वो कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट कर लेती है कि आप अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के अकाउंट हमारे पास खुलवाएं, हम खुद आके जो है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो फिल करेंगे, सबकी बायोमेट्रिक भी हम आपके ऑफिस में आके ही कर लेंगे। यानी कि इस तरह से वो सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। वो क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि उनको एक साथ ही लमसम इतने ज़्यादा क्वांटिटीज़ में अकाउंट्स मिल रहे होते हैं, और जब ज़ाहिरी बात है कि आप सबकी सैलरीज आनी है तो एक साथ ही आप सबकी सैलरीज जब एक ही ब्रांच में सैकड़ों एम्प्लॉयज़ की आएगी तो उनका जो मीन के डिपॉजिट है वो इंक्रीज़ हो जाता है बैंक वालों का, जिसकी वजह से उनको बेनिफिट होता है। तो एटवर्क अकाउंट बेसिकली ये होता है कि आपका बैंक वाले खुद आके अकाउंट ओपन करते हैं और आप एज अ सैलरीड पर्सन होते हैं, उसका एटवर्क अकाउंट ओपन होता है। और जब आप फ्रीडम अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो फ्रीडम अकाउंट में आप सैलरी नहीं ले सकते हैं। अगर आपका कोई बिज़नेस है तो बिज़नेस के बिहाफ पे आप फ्रीडम अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, सैलरी के बिहाफ पे आप फ्रीडम अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। अब जब आपने एटवर्क अकाउंट ओपन करवाया हुआ है ऑलरेडी, इट्स मीन कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है, कस्टमर कैटेगरी है, वो एज अ सैलरीड पर्सन वहाँ पे मेंशन होगी। और जब आप फ्रीडम अकाउंट ओपन करवाना चाहेंगे तो जाहिर बात है कि आपको सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे अपना ज़राए आमदनी जो है वो बिज़नेस का शो करना होगा। तो हो सकता है कि ये आपके लिए पॉसिबल ना
हो, और अगर पॉसिबल हो भी तो ये आपके लिए आगे जाके मुश्किल क्रिएट कर सकता है। तो बेहतर यही है कि अगर आपने कोई बिज़नेस अकाउंट ओपन करवाना है तो आप किसी और बैंक में अकाउंट ओपन करवा लें। एट वर्क अकाउंट जिस बैंक में आपका ओपन हुआ है वहाँ पे आप कोई और अकाउंट ओपन ना करवाएं। कहीं क्वेश्चन है 40,000 बैलेंस मेंटेन रखने का क्या मतलब है, इतना बैलेंस सेव रखना होगा कि हर मंथ जमा करवाना होगा। अच्छा, ये आपने HBL के फ्रीडम अकाउंट के बारे में जो है वो पूछा है। फ्रीडम अकाउंट के ऊपर मैं 2 से 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हुई हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मेंशन कर दूँगी। बाकी आप मेरे चैनल की HBL की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। 40,000 बैलेंस मेंटेन रखने से मतलब ये है कि अगर आप 40,000 बैलेंस मेंटेन रखते हैं तो आपको 99% सर्विसेज जो हैं, यानी कि ATM कार्ड, क्लियरिंग, चेक बुक्स, पेमेंट ऑर्डर वगैरह, SMS, सब कुछ आपको फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अगर आप 40,000 मेंटेन नहीं रखते हैं, या मेंटेन से मुराद कि अगर पूरे महीने में एक दिन भी आपके अकाउंट का बैलेंस, एक दिन क्या 1 मिनट भी के लिए भी अगर आपके अकाउंट का बैलेंस जो है वो 40,000 से 1 रुपया भी कम होगा तो आपको पूरे महीने में आपने जितनी भी डेबिट ट्रांजैक्शंस की होंगी उन नंबर ऑफ डेबिट ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको पर डेबिट ट्रांजैक्शन पे 30 रुपीज़ चार्ज होंगे। फॉर एग्जांपल, आपने जो है वो पूरे महीने में कोई 10 दफ़ा पैसे निकलवाए हैं, यानी कि 10 दफ़ा जो है वो आपने डेबिट ट्रांजैक्शंस की हुई हैं पूरे महीने में, तो हर डेबिट ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको 30 रुपये चार्ज होंगे। यानी कि 10 ट्रांजैक्शंस के आपको 10 डेबिट ट्रांजैक्शंस के आपके जो पैसे बनेंगे वो 300 रुपये बनेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपने जितनी ज़्यादा डेबिट ट्रांजैक्शंस की हुई होंगी आपको पर डेबिट ट्रांजैक्शन के ऊपर 30 रुपीज़ के हिसाब से मंथ एंड पे चार्ज हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली है, बैंक का सिस्टम ऑटो रिकवर कर लेगा। तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई है तो आप मेरी वो डिटेल्ड वाली वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए। नेक्स्ट है नेमतुल्लाह का। मेरे वालिद साहिब के 2 अकाउंट थे HBL में, एक सिंपल और दूसरा जिसमें पेंशन आती थी। अब उनकी डेथ हो गई है और मैं एक ही वारिस हूँ उनका, मैं वो दोनों अकाउंट अपने नेम करवाना चाहता हूँ, इसका क्या प्रोसेस है। देखें, इसके प्रोसेस के लिए ना मैंने एक डिसीज्ड अकाउंट के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, उसमें पेंशनर डिसीज्ड पर्सन के लिए भी मैंने प्रॉपर डिटेल मेंशन की हुई है, आप वो मेरी वीडियो चेक कर लें। मैं बेसिक डिटेल्स आपको इसमें भी बता देती हूँ। अगर आपके मीन के फादर के 2 अकाउंट हैं HBL में, ठीक है, एक आप कह रहे हैं कि पेंशन अकाउंट है और एक जो है वो सिंपली एक अकाउंट है। तो जो सिंपल एक अकाउंट है ना, अगर उसके अकाउंट का बैलेंस 50,000 या 1 लाख से कम होगा तो आप सिंपली वहाँ पे जाएं, पहले डेथ सर्टिफिकेट लेके जाएं अपने फादर का, तो और दोनों अकाउंट को डिसीज्ड मार्क करवाएं। जब वो डिसीज्ड मार्क हो जाएंगे उसके बाद आप अपना ID कार्ड दिखाएं, यानी कि प्रूफ के तौर पर बताएँ कि उनको कि आप उनके बेटे हैं। वो आपको एक स्टेटमेंट देंगे उनके बैंक अकाउंट की कि जब उनकी वफ़ात हुई उस वक्त तक उनके अकाउंट का बैलेंस क्या था। ठीक है, इसके अलावा जो पेंशन है ना, पेंशन का केस मैंने उसमें डिटेल्ड में मेंशन किया हुआ है अपने डिसीज्ड अकाउंट की वीडियो में। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, अगर उनकी पेंशन आती है तो सबसे पहले तो जब आप डिसीज्ड मार्क करवाएंगे तो बैंक वाले आगे पेंशन, जिस डिपार्टमेंट से पेंशन आती है उनको भी आगे केस फॉरवर्ड कर देंगे कि ये बंदा डिसीज्ड मार्क हो, मीन के डिसीज्ड इनका अकाउंट मार्क हो गया है और अब उनके अकाउंट में पेंशन नहीं आएगी। सबसे पहले तो पेंशन रुकवाई जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने डेथ सर्टिफिकेट लेट जमा करवाया है, यानी कि 2-3 महीने बाद जमा करवाया है, और उन 2-3 महीनों में यानी कि आपके वालिद की वफ़ात के बाद भी आप उनके अकाउंट में पेंशन आती रही है, तो सबसे पहले तो वो सारी चीज़ें चेक करा के उनकी जो एक्स्ट्रा पेंशन होंगी वो वापस डिपार्टमेंट को रिटर्न की जाएगी। ठीक है, और अगर आपके फादर के अकाउंट में, बेशक सिंपल अकाउंट में या पेंशन अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा की अमाउंट है, फिर आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, पैसे आपको मिल जाएंगे, आपके नाम का पेमेंट ऑर्डर बन जाएगा, लेकिन इसका प्रोसेस के लिए, कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप मेरी डिसीज्ड अकाउंट वाली जो है वो वीडियो देख लें, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे उसी वीडियो के अंदर कमेंट पास कर दीजिएगा, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँगी। नेक्स्ट है जी अज़ान अनवर का है अस्करी बैंक के मैक्सिमाइज़र अकाउंट के ऊपर कि ये सूद है। जी बिल्कुल, देख लें, जो भी जो इस्लामिक असूलों के मुताबिक नहीं होता है या कन्वेंशनल ब्रांचेस में अकाउंट ओपन होता है वो सूद की ही कैटेगरी में आता है। मैंने करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर भी मैंने क्लैरिफाई किया हुआ है, आप वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी अज़ान अनवर का ही कि मिज़ान सीनियर अकाउंट के बारे में बताएँ प्लीज़। मिज़ान सीनियर अकाउंट के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हुई हूँ, आप मेरे चैनल पर जाएँ, वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाएँ, प्ले लिस्ट में मैंने हर बैंक की अलग अलग प्ले लिस्ट बनाई हुई है। आपको जिस बैंक के प्रोडक्ट के बारे में चाहिए आप उस बैंक की प्ले लिस्ट को ओपन कर सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगी।
नेक्स्ट है जी अल-फलाह किफ़ायत सेविंग अकाउंट के ऊपर आपने है कि ये सूद है जी, बिल्कुल आप इसे इंटरेस्ट या सूद का नाम दे सकते हैं क्योंकि ये इस्लामिक अकाउंट नहीं है। नेक्स्ट आपने बैंक अल हबीब महाना बचत अकाउंट के ऊपर भी सेम क्वेश्चन किया है जी, बिल्कुल ये भी इंटरेस्ट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है जी मोहम्मद नवीद का कि ये जो डेबिट कार्ड के चार्जेस 6 मंथ के लिए होंगे या 1 साल के लिए, ये मैंने पहले भी क्लियर किया था कि हर बैंक में जो स्केड्यूल ऑफ चार्जेस हैं वो हर 6 महीने के बाद चेंज हो जाते हैं, यानी कि 1 जनवरी और 1 जून से न्यू चार्जेस होते हैं। लेकिन जो आपके डेबिट कार्ड की फ़ीस होती है ना, वो आपकी 1 साल के बाद ही कट होती है। जिस डेट को कट होनी है ना, मीन के जब भी कट होनी है आपके डेबिट कार्ड की फ़ीस, तो उस वक्त जो भी स्केड्यूल ऑफ चार्जेस के अकॉर्डिंगली इसकी फ़ीस होगी वो कट हो जाएगी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मेरे डेबिट कार्ड की फ़ीस कब कट होनी है, तो आपके डेबिट कार्ड के ऊपर 2 डेट्स लिखी हुई होती हैं, एक इशू डेट लिखी हुई होती है और एक वैलिड थ्रू के नाम से एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है। तो जो इशू डेट लिखी हुई होती है ना, उसमें महीना और साल लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल 5/24 लिखा हुआ है, यानी कि मई के महीने में, मई 2024 में अगर आपने कार्ड बनवाया था तो अगले साल मई 2025 में ही आपके कार्ड की फ़ीस कट होगी। ऐसा नहीं है कि अगले साल 1 जनवरी 2025 को आपकी फ़ीस कट होगी। नेक्स्ट है जी तुराब अहमद का कि एक पर्सन के कितने करंट और सेविंग अकाउंट होने चाहिए, इस पर भी एक वीडियो बनाएं। आप जितने मर्जी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं इन केस के आपका आसान अकाउंट ओपन ना हुआ हो, ठीक है। जिस बैंक में आपका आसान अकाउंट ओपन हुआ होगा, आप उस बैंक में तो मज़ीद कोई अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं अनटिल अनलेस आप अपने आसान अकाउंट को बंद करवा दें, ठीक है। बाकी बैंक्स में, यानी कि अगर एक बैंक में UBL में आपने आसान अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो आप HBL में फिर दूसरा कोई अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। UBL में अगर आपने मज़ीद कोई अकाउंट ओपन करवाना है तो आपको आसान अकाउंट बंद करवाना होगा, ठीक है। तो जितने चाहें आप करंट और सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आपने आसान अकाउंट ओपन नहीं करवाया हुआ तो आप एक ही बैंक की एक ही ब्रांच के अंदर जितने चाहें सेविंग और करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इट्स अप टू यू। नेक्स्ट है मीन मुकम्मल करंट अकाउंट के ऊपर अब्दुल रहमान का कि मेरे 2 दिन हो गए हैं मुकम्मल करंट अकाउंट को ओपन करवा के, लेकिन UBL टीम ने मुझे कॉल पर बताया है कि आपका अकाउंट टेम्परेरी सस्पेंड है, तो इसका क्या मतलब है। लेकिन जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं ना, तो कुछ बैंक्स में होता है कि पहले वेरिफिकेशन होती हैं, सारी डिस्क्रिपेंसीज रिमूव की जाती हैं, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी बेशी होती है वो सारी रिमूव करने के बाद आपको अकाउंट नंबर अलॉट किया जाता है, जैसे कि पंजाब बैंक में होता है। लेकिन कुछ बैंक्स में ऐसा होता है कि आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाता है, आपको अकाउंट नंबर दे दिया जाता है, लेकिन 2-3 दिन के लिए, यानी कि जब तक कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली वेरीफाई नहीं हो जाते तब तक आपके अकाउंट को टेम्प्रेरी बेसिस पे आर्जी तौर पे बंद रखा जाता है, ताकि आप उसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शंस ना कर सकें। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाते हैं, वेरीफाई हो जाते हैं, प्रूफ हो जाते हैं, फिर आपका अकाउंट एक्टिव कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपका अकाउंट उन्होंने कहा है कि सस्पेंड कर दिया गया है, तो आप उनसे पूछें कि क्या डिस्क्रिपेंसी लगी है। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन में कमी है आपकी तरफ से या बैंक की तरफ से, तो उसको पूरा करें और क्लियर करें ताकि आपका अकाउंट एक्टिव हो जाए। नेक्स्ट है जी मोहम्मद फराज का ATM की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है, लेकिन ब्रांच नहीं बता रहे कहाँ है, कहाँ से रिसीव होगा, कोई बता दो। देखें, जिस बैंक के आपने बैंक की जिस ब्रांच में अकाउंट ओपन करवाया है तो ज़ाहिरी बात है कि उसी ब्रांच में ही रिसीव होगा, आपको वहीं से रिसीव करना होगा। अगर फिर भी आप कंफर्म करना चाहते हैं तो अपने बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करें और अपने कार्ड का स्टेटस कंफर्म कर लें। नेक्स्ट है जी DT मलिका के कंपेयर NBP इजाफा वर्सेस मिज़ान वर्सेस NSE वर्सेस SBP प्लीज़। देखेंगे आपकी ज़रूरत पे बेस करता है कि आपको क्या चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी ये आपने खुद कंपेयर करना होता है कि मुझे मेरी ज़रूरत के मुताबिक कौन सा बैंक अकाउंट सूटेबल है। अगर आपने जो है वो इस्लामिक मुनाफा चाहिए, आपको इस्लामी असूलों के मुताबिक रेट को आपका, यानी कि आप कहते हैं कि रेट बेशक कम हो जाए लेकिन मुझे हलाल मुनाफा चाहिए, तो आप मिज़ान बैंक को कंसिडर करेंगे। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप नेशनल सेविंग सेंटर को जो है वो आप कंसिडर करेंगे। अगर आपने जो है वो बहुत अच्छी सर्विसेज लेनी है तो ज़ाहिर आप नेशनल बैंक की बजाय SBP को कंसिडर करेंगे। तो ये आपने अपनी रिक्वायरमेंट को खुद कंपेयर करना है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और आपकी रिक्वायरमेंट कौन सा बैंक और कौन से बैंक की किस प्रोडक्ट से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। नेक्स्ट है जी प्रॉफिट में इंक्रीज़ और मोस्टली डिक्रीज़ ऑन मंथली बेसिस। प्रॉफिट मंथली बेसिस पे इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं होते, ये तकरीबन कोई 3-4 महीने के बाद या 5-6 महीने के बाद जो है वो प्रॉफिट रेट आते हैं, जिसमें जो है वो या तो इंक्रीज़ हो जाते हैं या डिक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट है जी तारिक साहब का अलमिज़ान ऐप पे अकाउंट ओपनिंग पे एक वीडियो बनाएं। अलमिज़ान ऐप पे, अच्छा मैं कोशिश करूँगी, लेकिन अभी क्योंकि मेरे पास डेमो अकाउंट ओपन करने के लिए कोई है नहीं, मीन के मैंने अपना तो करना नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर कभी मीन के मौका मिला तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। नेक्स्ट है जी हमाद खान का UBL मुकम्मल करंट अकाउंट ATM से एक टाइम में कितने पैसे निकाल सकते हैं।
देखें, एटीएम से पैसे निकलवाने का ताल्लुक आपके करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट से नहीं होता, बल्कि आपके डेबिट कार्ड पे होता है कि आपके डेबिट कार्ड की लिमिट क्या है। और ये आपने मुझे बताया हुआ है कि वीज़ा कार्ड है आपका। मैंने यूबीएल के डेबिट कार्ड्स के ऊपर जो है वो कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, वहाँ से इसकी लिमिट चेक कर सकते हैं कि कितनी है। अच्छा, ये एक यूबीएल मुकम्मल करंट अकाउंट के ऊपर मोहम्मद सुहेल का क्वेश्चन है कि चार्जेस इफ़ नॉट मेंटेन 25 के। देखें, अगर यूबीएल मुकम्मल करंट अकाउंट की यही एक खसूसियत है कि अगर आप 25,000 मेंटेन कर लेते हैं तो आपको सर्विसेज फ्री मिलती हैं, लेकिन अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है वो सर्विसेज फ्री नहीं मिलेंगी, उसके चार्जेस आपको पे करने होंगे, लेकिन मेंटेनेंस चार्जेस कोई नहीं होंगे। यानी कि अगर आप 25,000 मेंटेन कर लेते हैं तो आपको सर्विसेज फ्री मिलेंगी, अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको मंथली बेसिस पे कोई चार्जेस एक्स्ट्रा हिट नहीं होंगे, बल्कि जो आपने एटीएम कार्ड और चेक बुक वगैरह जो भी आपने लेना होगा उसके आपको एसओसीज के अकॉर्डिंगली चार्जेस हिट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जी मोहम्मद वकास का है, भाई जितना भी प्रॉफिट दें उसका 30% नॉन फाइलर से लिया जाएगा और 15% टैक्स फाइलर से। जी बिल्कुल, ये तो मैंने ऑलरेडी जो है वो वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप कोई भी प्रॉफिट जब लेते हो तो प्रॉफिट के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स होता है, फाइलर का 15% और नॉन फाइलर का 30% जो आपको देना ही होता है। नेक्स्ट है अलमिज़ान सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर राहत खान का, आई वॉच योर वीडियो इन यूएसए, आई एम राहत फ्रॉम हॉस्टन टेक्सास। आपकी वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं, थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस कॉम्प्लीमेंट। न्यू बॉर्न बेटी बहुत मुबारक हो, थैंक यू सो मच, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, यू डूइंग ग्रेट जॉब, कीप कंटिन्यू, थैंक यू सो मच राहत खान। नेक्स्ट है जी लेटेस्ट एमसीबी के सेविंग्स अकाउंट के ऊपर अजान अनवर का है जी, ये भी सूद है जी बिल्कुल। जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका जो भी सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट होता है वो बेसिकली इंटरेस्ट की कैटेगरी में ही आता है, प्रॉफिट को आप इंटरेस्ट या सूद भी कह सकते हैं। ये थे आज के कमेंट, होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप से ये वीडियो थोड़ी सी भी रिलेट करती है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।